सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में पूरा का पूरा GS1 का जो पेपर है उसका एक बड़ा सेक्शन हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर से आता है। एंड आर्ट्स एंड कल्चर बिना हिस्ट्री को पढ़े समझा नहीं जा सकता। प्री की बात की जाए तो एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, तीनों में से क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली आते हैं, लगातार आ रहे हैं और जब तक सिविल सर्विसेज का पेपर होगा तब तक आते रहेंगे। तो इतिहास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हिस्ट्री अपना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, एक मिडीवियल हिस्ट्री है और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। अब कैसे एक एक करके इनको पढ़ना है, क्या क्या इनके सोर्सेज हैं, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री। अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, स्कूल के बाद आपने कभी इतिहास को हाथ नहीं लगाया, खोल के नहीं देखा, तो कैसे इसकी शुरुआत करें? इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री की किताब आती है तमिलनाडु बोर्ड की, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर डालिए, गूगल पर सर्च करिए तमिलनाडु क्लास 11th हिस्ट्री बुक, इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगी। उस किताब को आप डाउनलोड कर लें, उसको आप प्रिंट करवा लें एंड उसको रिवाइज करें, उसको पढ़ें। अच्छा, ये किताब पढ़नी कैसे है? इस किताब को ऐसा सोच के ना पढ़ें कि मैं भाई इस किताब को यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ रहा हूँ या फिर मैं हिस्ट्री की जो है प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ ऑफिशियली, इस तरह से ना पढ़ें। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, जैसे बस आप उसे पढ़ते चले जाते हैं शौक में, उस तरीके से इस किताब को उठाइए और 2 बार 3 बार कंफर्टेबली आप इसको जो है पढ़ लेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत अप टू द पॉइंट बात करती है, ज़्यादा इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। एंड ये मैं तब कह रहा हूं जब आपने स्कूल के बाद में कभी इतिहास खोल के ना देखा हो। तो 11वीं की ये किताब उठाइए तमिलनाडु बोर्ड की, इत्मीनान से इसको 2-3 बार सिंपली, ऐसे जैसे आप मैगजीन पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, 2 से 3 इसकी जो है आप रीडिंग्स दे दीजिए, 2 से 3 बार आप इसको पढ़ लीजिए। 2 से 3 रीडिंग में होगा क्या, आपको एक तो ये समझ में आ जाएगा कि इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है और फिर किस तरीके से फिर वो जो है आगे फ्लो करता हुआ एंशियंट हिस्ट्री बढ़ती है। मौर्य कब आते हैं, अलेक्जेंडर का हमला कब होता है, इसके बाद में फिर गुप्तास का टाइम पीरियड कब आता है, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कब आता है, किसके टाइम पीरियड पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हुई। साउथ में जो है खासतौर पे चेरा, चोला, पांड्या, इनका उदय कब होता है, आपस में इनके जो कन्फ्लिक्ट हैं, पल्लवाज हो गए, चालुक्याज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए, इन सब के जो भी इश्यूज वगैरह हैं, फेमस किंग, कंट्रीब्यूशन, सारी चीजें आपको समझ में आती जाती हैं। 2 से 3 रीडिंग लगाने में आपकी, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बन गई है, आपको समझ में आ गया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। अब जब ये हो जाए तो उसके बाद इस किताब को बंद करके रख दीजिए और वक्त वक्त पर इसको इसी तरह किस्से कहानियों की तरह खोलिए, मजे मजे में पूरा पूरा पढ़ दीजिए। और ये इतनी आसान किताब है कि 2 से 3 सिटिंग्स में आपकी पूरी हो भी जाएगी। एक बार जब ये हो जाता है, आपको हिस्ट्री की एक समझ लग जाती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तब आप दूसरी किताब उठाइए। ये है क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी बाय RS शर्मा। ये किताब भी कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे गूगल पर जाएं एंड लिखें क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी RS शर्मा, ये मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवाएं एंड उसके बाद में, अब क्योंकि आपके पास में इस किताब के चलते हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है, दिस बुक विल मेक मोर सेंस। ये किताब अब ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगी, ज्यादा अच्छे पर्सपेक्टिव में आपको समझ में आएगी। कंटिन्यूटी अब आपकी बनी गई है, आपको पल्ले पड़ जाएगा कि ये चैप्टर पहले क्यों आ रहा है, इसके बाद ये चैप्टर क्यों, इसके बाद ये चैप्टर क्यों। इस किताब को मगर अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। 1 बार या 2 बार इसको आराम से, सुकून से, ढंग से पढ़ें, इसकी एक एक लाइन को ढंग से पढ़ें, मोर और लेस ये समझ में आ जाती है। ये बुक अगर आपने एक बार अच्छे से 2-3 बार रीड कर ली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये किताब पढ़ते वक्त आपको समझ में आएगा कि इसमें ऐसी बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई हैं जो इस किताब में नहीं थी। 1 बार 2 बार जब आप इस किताब को पढ़ लें और आपको ये पूरी किताब समझ में आ जाए, उसके बाद में आप इस किताब से अपने हाथों से नोट्स बनाइए, ठीक है जी। उसके बाद इस किताब से आपने नोट्स बनाने हैं और ये नोट्स खुद ही बनाइए, किसी और के बने बनाए नोट्स मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपकी नॉलेज जो है, आपकी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट होने वाली है। तो इस किताब से आपने फिर अपने हाथों से नोट्स बना लेना है। एक बार जब आपके नोट्स बनकर तैयार हो जाएं, फिर इस किताब को भी बंद कर कर रख दीजिए। इसके बाद में इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब अपने इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब कई लोग बोल सकते हैं कि नोट्स में अगर हमने इसमें कोई ऐसी चीज एडअप नहीं करी जो इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में पूछ ली गई, तो हम क्या करेंगे? किताब तो आप बोल रहे हो मत पढ़ना, नोट्स बनाने के बाद सिर्फ नोट्स ही नोट्स पढ़ना। तो इसका जवाब यह है कि जब आप ये नोट्स बना लोगे, 2-3 बार आपने किताब पढ़ी थी, अगर आपकी आंखों के सामने से कुछ गया है तो ये तो नहीं होगा कि दिमाग उसको पूरी तरह भूल जाए। नोट्स में अगर आपने कोई चीज स्किप करी
कर भी दिए। आप फिर अल्टीमेटली सब करने के बाद में सवाल लगाओगे और उस टॉपिक में से फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अगर दिख जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये तो पढ़ा था बट नोट्स में लिखा नहीं है। तो ऐसे आप फिर उसको जो है वापस जाइए, उस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़िए और उसको फिर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि दुनिया में एक बार में आपने जो है परफेक्ट नोट्स बना लिए या दुनिया में कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट हो जाएगी। आपके नोट्स भी परफेक्ट नहीं है, वक्त के साथ इसमें जो है बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है अभी एडअप होनी है। तो इस तरीके तो ये अपने को जो है बात का ध्यान रखना है। जब ये चीज़ हो गई, ये किताब अपन किस्से कहानियों की तरह पढ़ चुके हैं, इस किताब को इत्मीनान से पढ़कर इसमें से हम लोगों ने नोट्स बना लिए जो वक्त के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में, बार बार रिविजन के साथ में और ज़्यादा रिच होते चले जाएंगे। उसके बाद में आपने क्लास 12th की हिस्ट्री की नई किताब का पहला पार्ट उठाना है। क्लास 12th में हिस्ट्री की 3 किताबें चलती हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। इसमें जो पहली किताब है उसमें 4 बड़े बड़े यूनिट्स दिए हुए हैं। इन 4 बड़े बड़े यूनिट्स में एंशियंट हिस्ट्री के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस किया गया है, जो एंशियंट इंडिया के इंपॉर्टेंट किंग्स हुए हैं उनको डिस्कस किया गया है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को डिस्कस किया गया है, टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस किया गया है और यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल आ रहा है। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं या फिर ये जो पहली किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, क्लास 12th की नई एनसीईआरटी की किताब जो अभी चल रही है, इस किताब को आप ले लें। अब ये चाहें तो खरीद लीजिए, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, चाहे तो इसका भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मेरी सलाह है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, बट मेरी सलाह है अगर इस किताब को आप एज इट इज जैसी ये बिकती है वैसी की वैसी खरीद लें। उसकी वजह क्या है अभी थोड़ा देर में आपको बताऊंगा। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो पहला पार्ट है वो आपने खरीद लिया। इसमें 4 बड़े बड़े यूनिट्स हैं, इनको आप रीड करिए। इनको रीड करने के बाद में इसमें से भी जो है आप अपने नोट्स बना लीजिए या फिर नोट्स भी ना बना के इसी बुक में आप अंडरलाइन कर लें और उसको फिर आप बार बार रिवाइज करें। अब इस किताब की खासियत यह है कि इसमें कई सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं तस्वीरों के रूप में, कई सारी फोटोग्राफ्स बनी हुई हैं और उनके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। यूपीएससी ने कई बार उनकी तस्वीरों में से और उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से लगातार सवाल पूछे हैं। हर एक चैप्टर के एंड में आपको टाइमलाइंस देखने को मिलती हैं। वो अपने आप में एक खजाना है, वो अपने आप में खान है जहां से प्रीलिम्स में खासतौर पे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनफैक्ट पूछे भी जा रहे हैं। तो इस किताब को आपने पढ़ना है, इस किताब को उसी में अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे तो इसमें से नोट्स बना लीजिए और लगातार रिवाइज करिए। हर एक चैप्टर के एंड में जो टाइमलाइंस दी हुई हैं उनको आप पढ़िए एंड इसके अलावा इन टाइमलाइंस के अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहीं पे किसी ब्लॉक में कुछ बताया गया है, कहीं पे कोई तस्वीर बनी है उसके नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है इसमें से पढ़नी है। इस तरह से आपका एंशिएंट हिस्ट्री अगर एक बार तैयार हो जाता है तो फिर प्री के लिए और मेंस के लिए इससे ज़्यादा कोई और सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं किताबों को बार बार रिवाइज करें, इन्हीं में से बने हुए नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करें और साथ ही साथ फिर जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उस प्रैक्टिस में जो भी नए आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं, अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, वहां से कोई टॉपिक पता चलता है तो उसको फिर आप इसमें एडअप करते चले जाइए। उसके लिए अलग से कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है या घबराने की जरूरत नहीं कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अगर इन किताबों में नहीं आ रहा है तो फिर वो मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो टॉपिक जो भी है, तो घबराना नहीं है, मगर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाती है उसको आपने इस तरह से अपना एडअप करते चले जाना है। तो इस तरह से अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल की तैयारी आपको कैसे करनी है इसको हम लोग देखते हैं। मिडिवल हिस्ट्री की प्रिपरेशन शुरू करनी है हमको क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी से। क्लास 11th की सतीश चंद्र के द्वारा लिखी गई आपकी मिडिवल हिस्ट्री की किताब आती है, ये भी आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस जाके आपने क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी मिडिवल या फिर क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र के नाम से आपने गूगल करना है। ये किताब का पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इस किताब को आपने सबसे पहले पढ़ना है। इस किताब की खासियत यह है कि इसको एक कहानी की तरह लिखा गया है, तो पढ़ते पढ़ते आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस किताब को लिखा गया है। तो इसकी भी 2-3 रीडिंग्स आपने लगानी है। 2-3 रीडिंग्स के बाद में समझ में आ जाता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से आप चाहे तो नोट्स बना लें, चाहे तो उसी में आप अंडरलाइन कर लें एंड फिर ये कहानियों की तरह इस किताब को पढ़ा जा सकता है। जब भी आप फिर इसका रिवीजन करें तो अपने रिवीजन में उस अंडरलाइन वाले सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से देख लें और इससे ज़्यादा इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब ये हो जाए उसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी की किताब आप पूरा देख लीजिए। ये किताब पूरी पढ़नी है, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक, फर्स्ट
टू लास्ट पेज जो है आपने इस किताब को अच्छे से पूरा पढ़ना है। हालांकि 7वीं क्लास की किताब है, मगर यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह सीधे सीधे कई बार पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ्स दी हुई हैं उनके साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो ब्लॉक्स या कॉलम्स कहीं पर दिए हुए हैं उसके साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या जो खास तौर पे जो डार्क जो स्पेसिफिकली हाईलाइट करके या जो ज़्यादा डार्क पोर्शन में आपको जो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो टर्म्स देखने को मिलते हैं, उसको आपने जो है ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल क्लास 7 की एनसीईआरटी से लगातार पूछे जा रहे हैं। कई एग्जामिनेशंस में सीधे जैसे 2015 में एक सीधा सीधा सवाल आ गया था, या 2019 में एक क्वेश्चन आ गया था, 2021 में सवाल आ गया था। तो 7वीं की एनसीईआरटी बहुत काम की किताब है, इसको आपने पहले से लेकर आखिरी पन्ने तक कवर टू कवर पूरी की पूरी पढ़ना है। देन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है क्लास 12 की बुक नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में क्लास 12 में 3 किताबें चलती हैं। तो पहली जो किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसमें तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात की गई है। जो दूसरा पार्ट है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इसमें मिडिवल हिस्ट्री की बात की गई है। तो ये किताब भी फिर आपने एकदम डिटेल में पढ़नी है, कवर टू कवर पढ़नी है। इसमें भी एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। और यहाँ पर खास तौर पर चैप्टर्स के एंड में जो टाइमलाइंस दी हुई हैं, चैप्टर के एंड में जो टाइमलाइन दी हुई है, ये सवालों की खान है। यहाँ से भर भर कर सवाल पूछे जाते हैं, जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो इसलिए इन टाइमलाइंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इतना कर लिया तो इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 सोर्सेज हैं। सतीश चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 किस्से कहानियों की तरह पढ़ डालिए। जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है 1-2 रीडिंग के बाद में उसको वहीं पे अंडरलाइन कर लें, चाहे तो नोट्स बनाएं चाहे तो ना बनाएं। 7वीं की किताब एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़नी है। और क्लास 12 एनसीईआरटी बुक नंबर 2 येट अगेन कवर टू कवर पढ़नी है। ये किताब चाटना पड़ेगी। इस किताब को चाट डालिए, इस किताब को जितना हो सके उतनी बार पढ़िए। एंड दैट्स इट। मेडिवल हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ और प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो विजयनगर एम्पायर का चैप्टर आएगा या भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है, बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एक बार आपने उसको इस किताब से पढ़ लिया इन चैप्टर्स को, तो उसके बाद चाहे प्रीलिम्स में कुछ पूछा जाए चाहे मेंस में पूछा जाए, मोर और लेस आपसे जवाब देते बनेगा। कोई दिक्कत या कोई डिस्कम्फर्ट आप महसूस नहीं करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री में बेसिक किताबें इतनी हैं, कम से कम आपने जो है इतना पढ़ना है और इससे ज़्यादा पढ़ने की एडिशनल ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप चाहें तो क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी उठा लें बाय बिपिन चंद्र। फिर वही बात कि कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गूगल करिए, बिपिन चंद्र की किताब आपको मिल जाएगी। वहाँ से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। या तो आप इस किताब को पूरा पढ़ लें कवर टू कवर एंड इसको अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लें, इसी में से नोट्स बना लें, या फिर इसी किताब में अंडरलाइन कर लें और इसी में आप लगातार बार बार रिवाइज करते चले जाएं। अगर आपको ये किताब भा जाए तो इसी पे फोकस करिए, इसके अलावा किसी और किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेट से ये किताब पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई एक कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, एक रिदम ऐसा लग रहा है कि फील नहीं हो रही है, इन दैट कंडीशन आप चाहें तो फिर एक किताब आती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, मॉडर्न इंडिया के नाम से। इस स्पेक्ट्रम की जो किताब है इसको आप पढ़ सकते हैं। या तो क्लास 11th की बिपिन चंद्र पूरी पढ़ लीजिए एक बार, और उसके बाद अच्छी लगती है तो उसी को कंटिन्यू रखिए, तब आपको ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बिपिन चंद्र की किताब आपको नहीं भाती, कई लोगों को नहीं अच्छी लगती, आप उसके कई सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, बट क्योंकि कोई फोटोग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी वो एक कह सकते हैं कि एक नीरस सी किताब महसूस होती है, तो किसी वजह से अगर आपको बिपिन चंद्र नहीं भाती है तो फिर आप स्पेक्ट्रम की किताब उठा लीजिए। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की जो मॉडर्न इंडिया आती है आप उसको पढ़ सकते हैं। वहां से जो है आप अपनी हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। बट मेरी आपको सलाह रहेगी कि अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो फिर आप ये स्पेक्ट्रम वाली किताब ना पढ़िए, और अगर आप स्पेक्ट्रम वाली किताब को पकड़ते हैं और आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो फिर आपने बिपिन चंद्र देखने की जरूरत नहीं है। दोनों किताबें पढ़ना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। फिर वही बात आ जाती है, रिसोर्सेज को कम रखना है। या तो इसको पढ़ें और इतना पढ़ें कि फिर इसको चाट डालिए, इसको एकदम अपने खून में बहना चाहिए, इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और अगर ये नहीं अच्छी लगती, फिर स्पेक्ट्रम को पढ़ा तो स्पेक्ट्रम को फिर कवर टू कवर एकदम अच्छे से जी जान से 25 30 50 बार पढ़ मारिए और उसको फिर अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लीजिए। अलग से फिर आपने बिपिन चंद्र नहीं देखनी। तो दोनों में से कोई एक किताब आप उठा लें, थोड़ा थोड़ा पढ़कर देखिए। मुझे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकता हूँ, मुझे बिपिन चंद्र ज़्यादा अच्छी लगती है, बट स्पेक्ट्रम कहीं से कहीं तक इस किताब से कम नहीं है। मैंने क्योंकि दोनों किताबों को पढ़ा है, दोनों को पढ़ाया है, इसलिए मैं जानता हूँ। स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है, बिपिन चंद्र भी अच्छी किताब है, जो आपको ठीक लगती है थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखें दोनों को। कोई भी 2 टॉपिक या 3 टॉपिक उठा लें, पहले बिपिन चंद्र से पढ़ लें, फिर स्पेक्ट्रम से पढ़ लें, या फिर पहले स्पेक्ट्रम से पढ़ लें उसके बाद बिपिन चंद्र से पढ़ लें, और फिर आप उसका फैसला खुद ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका एग्जामिनेशन है, आपने पढ़ना है, आपने नॉलेज गेन करना है, तो उस सोर्स के साथ जाइए जिसके साथ आप
सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों में से जो भी किताब आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद क्लास 12th की हिस्ट्री की तीसरी किताब या पार्ट थर्ड जो है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और उसमें भी जो शुरुआती 3-4 चैप्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कोविड आने के बाद में ये एनसीईआरटी की किताबों में रैशनलाइज कंटेंट के नाम पर कई सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया था। तो तीसरी किताब में स्पेसिफिकली एक दो चैप्टर्स थे, कॉलोनियल सिटी एक चैप्टर था, पार्टीशन एक चैप्टर था, इन दोनों चैप्टर्स को उड़ा दिया गया। तो आपने क्लास 12 की जो एनसीआर नई जो एनसीईआरटी चल रही है, इसमें आपको वो वाली एनसीईआरटी उठानी है जिसमें रैशनलाइज कंटेंट नहीं है। रैशनलाइज कंटेंट के पहले 2019-20 का जो एडिशन है, अगर हो सके तो वो ढूंढिएगा, उसमें आपको ये एडिशनल चैप्टर्स मिल जाएंगे जो अभी जो किताबें चल रही हैं उसमें हटा दिए गए। तो उस किताब को पढ़ना है जिसमें रैशनलाइज कंटेंट नहीं है, जिसमें कोविड के चलते चैप्टर्स को काटा छाटा नहीं गया, तो वो वाली किताब आपने उठानी है। एंड क्लास 12 की इस नई एनसीईआरटी के पार्ट थर्ड को, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड को, आपने वही बात कि कवर टू कवर पढ़ना है। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ब्लॉग्स वगैरह में जो भी टाइमलाइंस दी गई हैं उनको ढंग से पढ़ना है, और इस तरीके से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, बट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी तैयारी हो जाएगी। कंप्लीट प्रिपरेशन क्यों नहीं हुई है, उसकी वजह यह है कि इतना करने के बाद भी मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जा रहा है कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जो नहीं बनते, या अतरंगी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। आप अतरंगी किस्म के क्वेश्चंस या इस तरीके के एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इतना पढ़ने के बाद भी अपने को नहीं मिली है, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब उसके लिए क्या करना है, उसका जवाब है आपने टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपने पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और वहां पे आपको इस तरीके के एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उन एडिशनल क्वेश्चन से फिर आपको टॉपिक पकड़ना पड़ेंगे। जैसे एक बड़ा कॉमन सवाल है कि ये फलानी फलानी किताब किसने लिखी। आप ये सारी एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं आता किताबों का कि ये किताब किसने लिखी है, फलानी किताब किसने लिखी। अब आपको जब 2-3 टेस्ट में लगातार ये क्वेश्चन दिख रहा है कि ये फलानी किताब किसने लिखी, ढिकानी किताब किसने लिखी, और आपको पता है कि आप जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं उसमें ये चीज़ नहीं आ रही, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपकी प्रिपरेशन में एक एस्पेक्ट आपको आप लैक कर रहे हो। अब यहाँ पर इंटरनेट आपके काम आता है। इंटरनेट खोलिए, जितनी भी आपकी लीडिंग पर्सनालिटीज हैं, 3-4-5 टेस्ट देखकर समझ में आ जाएगा प्रोमिनेंटली किन किन व्यक्तियों के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। और नहीं भी तो फिर जितनी भी आपकी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, महात्मा गांधी हो गए, आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और इसके अलावा और भी जो दूसरे प्रोमिनेंट लीडर्स थे 1905 तक, या गांधी जी के राइस के पहले जो प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, उसके बाद में भी जो 30s एंड 40s में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे, जो इनके इंपॉर्टेंट जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशंस के जो प्रेसिडेंट्स रहे, इनके जो भी नाम है पहले तो उनकी लिस्ट बना लीजिए, विकीपीडिया पे उनके बारे में पढ़िए, या किस किस ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, इस तरीके की आप एक लिस्ट अपने खुद प्रिपेयर कर लीजिए, और इनको भी फिर अपने आप नोट्स में ऐड कर लीजिए। तो ऐसे जो भी आपको एडिशनल पॉइंट लगे, इतना पढ़ने के बाद में आपका एक बेस सॉलिड बन जाएगा, मगर तैयारी पूरी नहीं होगी। इसमें फिर जो टेस्ट लगाते वक्त में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में अलग से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती चली जाए, और उससे आपको समझ में आए कि कहीं ना कहीं ये कमी है। जैसे बुक्स वाला मैंने टॉपिक आपको दिया कि किताब किसने लिखी, इस तरीके अब आपको पल्ले पड़ गया कि यार आपके सोर्सेज में ये चीज़ नहीं है, तो इस पर थोड़ी सी आपने रिसर्च करना पड़ेगी। रिसर्च कर आप उसके बारे में अपना नोट्स वगैरह बना लें, उसको फिर आप जो है अपने नोट्स में एडअप कर लें। इसी तरीके से कोई और एस्पेक्ट निकल कर आ गया, उसके बारे में फिर आप जो है थोड़ा सा रिसर्च कर लें। इंटरनेट से बेहतर कोई सोर्स नहीं है, विकीपीडिया देखें, या फिर उस टॉपिक का नाम, उसके आगे यूपीएससी लिखकर आपने सर्च करना है, और आपको उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है मिल जाएगी। अभी तक इतना पढ़ने के बाद में आप इतने काबिल हो चुके होंगे कि आपको समझ में आने लगेगा कि यार यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें काम की नहीं है। उस हिसाब से आप काट छाट कर उसमें से अपने काम की चीज़ें जो है छाट कर अपने नोट्स में एडअप करना अब तक सीख जाएंगे। अब कई लोगों को लगेगा कैसे सीख जाएंगे, तो मैं इस पर यही बोल सकता हूँ, विश्वास रखिए, इतना मेरा क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो गया है। अगर ईमानदारी से आप ये अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं फॉलो करते आएंगे, तो ये 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपकी इतनी कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं कि आपको समझ में आने लगता है कौन सी चीज़ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है और कौन सी काम की नहीं है। तो यहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड इसी के साथ में इतिहास का जो मेजर पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 सब टॉपिक या 3 सब सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, वो हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड कल्चर की। आर्ट्स एंड कल्चर को कैसे पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है, उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं सर।